आज अचानक से अपने पति को घर के दरवाजे पर देखकर शिप्रा के चेहरे के भाव बदल गए। यह बदलाव उसके पति केशव ने भी महसूस कर लिए थे। आखिर वह खुद भी जानता था कि मेरे घर आने से पहले यहां क्या हुआ था। सब कुछ भूलकर शिप्रा ने अपने चेहरे पर खुशी के भाव लाते हुए केशव से जानना चाहा कि आज आप अचानक से कैसे आए, मुझे फोन भी नहीं किया, सब ठीक तो है ना? केशव ने कोई उत्तर नहीं दिया और सीधा अपने कमरे में चला गया। शिप्रा के मन में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन वह कुछ भी जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। वह केशव के कमरे में उसके पीछे पीछे चली गई। केशव उसे बैठने का इशारा किया। शिप्रा बिना कुछ बोले उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। केशव उसकी आंखों में देख रहा था और वह उसकी आंखों से आंखें नहीं मिला रही थी, बस यहां वहां देख रही थी। कुछ देर बाद केशव ने उसे प्यार से कहा, शिप्रा, मुझसे क्या छुपा रही हो? क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें मुझे बताना चाहिए लेकिन तुम बताना नहीं चाहती? शिप्रा ने तुरंत उसकी बात काटते हुए बोली, नहीं केशव, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप क्या कह रहे हो? क्या किसी ने कुछ कहा है आपसे? उसकी बात सुनकर केशव से रहा नहीं गया और मोबाइल उठाकर मैसेज दिखाया। मैसेज देखते ही शिप्रा के होश ही उड़ गए। अचानक से केशव से रहा नहीं गया और उसने एक जोरदार थप्पड़ शिप्रा के गाल पर मारा। अब शिप्रा भी कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय रोने के। उसके रोने से केशव को और गुस्सा आ गया था और उनके बच्चे सुमित और तान्या भी आ गए। केशव कुछ नहीं कह सकता था, वह ऐसा पागल सा हो गया था और उसके बच्चे इस रूप को देखकर रोने लगे। अचानक शिप्रा ने अपने बच्चों को देखा और बेटे सुमित को कोचिंग जाने के लिए बोल दिया। सुमित बोला, पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? मां, क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, जरा सी बात है, अभी सब ठीक हो जाएगा। आपकी कोचिंग का टाइम हो गया है, आप जाइए, मम्मा सब ठीक कर देगी। सुमित भी 13 वर्षीय बच्चा था, सो उसने भी अपना बैग उठाया और चला गया। फिर शिप्रा तान्या की ओर देखकर बोली, बेटा आप बाहर खेल आओ। तान्या अपनी मां से लिपट गई। शिप्रा ने संभाला और फिर बोली, बेटा बच्चों के साथ खेल आओ। जब तान्या बाहर नहीं गई तो केशव ने टीवी चालू कर दी और बोला, जाकर टीवी देखो। अपने पापा से डरकर वह तुरंत बैठक रूम में जाकर टीवी देखने बैठ गई। अब केशव शिप्रा की ओर गुस्से से चिल्लाया, यह क्या किया तुमने? मैंने किस बात की कमी रखी थी तुमको, जो तुमने मेरे प्यार का ऐसा सिला दिया? क्या मेरी ईमानदारी का यही जवाब है तुम्हारे पास कि ऐसी बेवफाई की तुमने? मैंने इतना प्यार दिया तुम्हें और तुम मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी। बोलो, कब से चल रहा है यह सब? कौन है यह? और एक ही नहीं, कितने हैं तुम्हारे आशिक? शिप्रा की आंखों से आंसू भी बहते जा रहे थे। वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अंदर ही अंदर उसे डर लग रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। शिप्रा पर केशव लगातार चिल्लाए जा रहा था, साथ ही उसका सब्र भी टूटते जा रहा था। अचानक एक और थप्पड़ की आवाज आई। शिप्रा ने केशव के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगी। रुको केशव, मुझसे गलती हो गई, मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं यह क्या करने जा रही हूं। केशव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके मन में अब शिप्रा के लिए कोई प्यार नहीं था, न ही कोई जज्बात बचे थे। आखिर कैसे होते? शिप्रा के आपत्तिजनक वीडियो उसके फोन में किसी ने भेजे थे, वह भी एक नहीं, कई। केशव ने शिप्रा को धक्का दे दिया और जोर से चिल्लाया। अंदाजा नहीं था कि कैसे कोई इतनी बड़ी गलती कर रहा है और उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि वह क्या करने जा रहा है। अपने ही बसे हुए घरौंदे को उजाड़ दिया, वह भी सिर्फ 2 मिनट के शरीर के सुख के लिए। केशव की आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे। वह बहुत फूट फूट कर रोए जा रहा था। वहीं शिप्रा सिर्फ पश्चाताप के आंसू बहा रही थी। केशव ने फिर चिल्लाया, अब किसके लिए रो रही हो? क्या मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता था? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? तुम मेरे लायक नहीं रही, तुम अपवित्र हो। मैंने परिवार के खिलाफ जाकर तुम्हें अपनाया था और तुमने क्या किया मेरे साथ? मुझे ही धोखा। कहीं मुंह नहीं दिखा पाऊंगा मैं, न ही तुम्हें अपना पाऊंगा मैं। शिप्रा फिर रोते हुए बोली, नहीं केशव, प्लीज मुझे ऐसे न ठुकरा कर जाओ। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। केशव ने उसकी ओर देखकर कहा,
यदि यही गलती मैंने की होती तो क्या तुम मुझे माफ कर पाती? शिप्रा के पास कोई जवाब नहीं था, बस आंखों में आंसू लिए केशव की ओर देखे जा रही थी। तभी अचानक फिर केशव ने चिल्लाकर पूछा, बोलो, आखिर कब से चल रहा है यह? कौन है यह? मुझे सब जानना है। शिप्रा और केशव दोनों की आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे, पर फर्क बस इतना ही था कि केशव की आंखों में दर्द था और शिप्रा की आंखों में पश्चाताप। केशव ने लगभग चिल्लाते हुए शिप्रा से फिर कहा, बताओ मुझे क्या हो रहा है यह सब, और अब कोई झूठ नहीं चलेगा, सिर्फ सच ही सुनना चाहता हूं। शिप्रा ने रोते हुए केशव की ओर देखा और कहा, मैं जानबूझकर कुछ नहीं करना चाहती थी केशव, बस एक अनजानी सी चाहत ने मुझे ऐसा करने को मजबूर कर दिया। आखिर मैं मां के साथ साथ एक पत्नी भी हूं और एक औरत भी। आप कैसे भूल गए कि एक औरत होने के नाते मुझे कई बार आपका साथ चाहिए होता है और आप यहां नहीं होते थे? बताइए मुझे, मैंने कैसे अपना समय बिताया होगा आपके बिना? केशव ने फिर चिल्लाकर कहा, तो मैं इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा हूं? आखिर इसीलिए ही ना कि तुम्हें और बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, किसी चीज की कोई कमी ना हो। शिप्रा बोली, केशव, क्या यही सब कुछ है? परिवार क्या होता है? पति पत्नी आपस में कैसे रहते हैं? एक साथ घूमना, सुख दुख में साथ देना क्या होता है? बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग हो या गेम्स, रिश्तेदारों के साथ मिलना जुलना हो या कोई त्योहार, आपको बस अपनी नौकरी और पैसे के अलावा कुछ दिखा ही नहीं। माना कि मैंने गलती की और कई बार की, पर कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं इस सब के। केशव ने इतना सुना कि एक और थप्पड़ शिप्रा के गाल पर मार दिया और बोला, बस अब एक शब्द और नहीं, अपनी गलतियों को मेरे सिर मढ़ना चाहती हो? छी! शिप्रा फिर केशव के पैरों में गिर गई। केशव उसे छोड़कर अलग हो गया और सामने एक चेयर पर बैठ गया। शिप्रा ने फिर कहना जारी रखा, जब तुम अपनी मीटिंग्स में ध्यान लगाए रहते थे और मुझे और बच्चों की जरूरतों का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं होता था, तब तुमने ध्यान नहीं दिया। आज मैं सब बताऊंगी। केशव, तुम एक सप्ताह के लिए दिल्ली गए थे, तभी अचानक मेरे भाई का फोन आया था। मां बीमार थी और भाभी के मायके में उनके पिताजी के देहांत हो जाने से उनका वहां जाना जरूरी था। तब मुझे भाई ने फोन कर बुला लिया था और मैं दोनों बच्चों को लेकर वहां चली गई थी। वहां जाने के बाद उस दिन हमने साथ मिलकर खाना खाया। तभी मेरे भाई का दोस्त सौरभ वहां आया। वह आते ही बच्चों से घुल मिल गया और वह भाई भाभी को स्टेशन छोड़ वापस मां के घर आया। थोड़ी देर मुझसे और मां से भी बातें की और चला गया। अगले दिन बच्चे उसे मिस कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे भाई को फोन कर कहा कि कल वाले अंकल को बोलिए ना यहां आ जाएं, हमारा मन नहीं लग रहा। भाई ने फोन कर सौरभ को मां के यहां आने को बोल दिया। सौरभ के आते ही बच्चों के चेहरे पर खुशी आ गई। वह उन्हें कार में घुमाने ले गया और वापस आते ही बच्चे उसके ही सामने बोले, मम्मा, अंकल बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें आइसक्रीम खिलाई। पापा तो हमें कहीं भी नहीं ले जाते, न हमारे साथ खेलते हैं। उनके ऐसा कहने पर सौरभ और मेरी नजरें मिली। सहसा उसने वह दर्द भी महसूस कर लिया। मैंने बनावटी मुस्कान लेकर बच्चों से कहा, ऐसा नहीं है बेटा, पापा के पास काम बहुत ज्यादा होने से टाइम नहीं मिलता। देखना, जैसे ही उनका काम खत्म होगा वह आप लोगों को जहां आप कहोगे वहीं ले जाएंगे। सौरभ ने भी हल्की मुस्कान दी। फिर मैंने सौरभ को खाना खाने के लिए रोक लिया और मां, बच्चे, सौरभ और मैंने साथ में खाना खाया। पर बच्चों के चेहरे पर जो खुशी थी वह सौरभ के वहां रहने से थी। वह भी उनसे बहुत जल्दी घुल मिल गया था। फिर रात के 10 बजे सौरभ को घर जाना था, सो मैं उसे गेट तक छोड़ आई। सौरभ ने कार स्टार्ट की और बाएं कहकर जाने लगा। फिर कार रोककर अचानक ही मुझसे पूछा, क्या आप आइसक्रीम खाना चाहोगी? उसके ऐसा कहने पर मैंने बस हामी भर दी। फिर अचानक मां और बच्चों का ख्याल आया। मैंने उससे कहा, फिर मां और बच्चे? सौरभ बोला, आप कहें तो सबको लेकर चलते हैं। मेरे चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई तो सौरभ बोला, आप ऐसे ही हंसते रहा कीजिए, अच्छी लगती है। माना कि जिंदगी में बहुत सी परेशानियां आती हैं, पर उन परेशानियों की वजह से हमें मुस्कुराना या जिंदगी जीना नहीं छोड़ना चाहिए।
उसकी बातें मेरे दिल तक पहुंच पा रही थी। मैंने उसे 2 मिनट रुकने को बोलकर अंदर चली गई। मैंने बच्चों से पूछा, अब क्या करना है? तो बच्चे खुद बोल दिए कि उन्हें नींद आ रही है। सो मैं उन्हें उनके कमरे तक ले जाकर सुला दी और मां के पास आई और पूछा, मां, क्या आप अभी सोने जा रही हो? उन्होंने कहा, नहीं शिप्रा, कुछ काम है क्या? हां मां, मेरा मन आज बाहर जाने का हो रहा है और सौरभ साथ में है। हम जल्दी ही आइसक्रीम खाकर वापस आ जाएंगे। तब मां बोली, ठीक है, पर जल्दी आ जाना। और बच्चे? मैंने कहा, वो सो चुके हैं, मैंने उन्हें सुला दिया है। फिर जैसे ही मैं जाने को हुई, मां बोली, बेटा, सौरभ अच्छा लड़का है, पर रात बहुत हो गई है, ध्यान रखना। मैंने बस हां में सिर हिलाया और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। फिर मुड़कर हल्की सी मुस्कान से सौरभ से कहा, अब चलते हैं। तब तक सौरभ कार के बाहर खड़ा होकर मेरा इंतजार कर रहा था। उसने भी मुझे देखा और मेरे लिए कार का दरवाजा खोल दिया। मन में अनगिनत सवाल थे, पर मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपनी भी जिंदगी जीना चाह रही थी। शिप्रा और सौरभ कार में बैठकर आइसक्रीम खाने जाते हैं। कार में ही सौरभ ने शिप्रा से सवाल किया, शिप्रा जी, आपसे एक बात पूछूं? शिप्रा ने हां में गर्दन हिलाई। क्या आपको मुस्कुराने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं? शिप्रा ने अनभिज्ञों की तरह उसकी तरफ देखते हुए कहा, मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब, मुझे लगता है कि आपके मन में कोई बात है जो आप किसी से कह नहीं पा रही हैं और अंदर ही अंदर घुट रही हैं। क्या है जो आपको हंसने से रोकता है? हर किसी इंसान को खुश रहने का हक है, पर आप उस खुशी को ऊपर से दिखाने की कोशिश करती हैं, पर खुश नहीं है। सौरभ का इतना बोलना था कि शिप्रा की आंखों से झरझर आंसू बह निकले। फिर खुद को संभालते हुए बोली, ऐसी क्या बात तुम्हें समझ में आ गई सौरभ, जो मेरे पति को समझ में नहीं आती? उन्हें मेरा और बच्चों का अकेलापन क्यों नहीं दिखता? जैसा तुम उनके साथ खेल रहे हो, उन्हें घुमाने ले जाते हो, वैसे बच्चों का मन है कि उनके पापा लेकर जाएं। पर केशव तो जैसे अपने बिजनेस में ही डूबे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उन पर भरोसा नहीं करती या उनके जीवन में कोई और है। वह तो बहुत ईमानदार हैं, बस हमारा साथ नहीं दे पाते। कभी बिजनेस मीटिंग्स, कभी दूसरे शहर के दौरे, सब समझते हैं, फिर भी क्यों? देखिए शिप्रा जी, वैसे मेरी शादी हुई तो नहीं है, पर फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि एक पुरुष होकर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। मां बाप, भाई बहन की जिम्मेदारियां, फिर शादी के बाद एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता बनना, फिर उन सभी को बराबर से महत्व देना। उसके जीवन में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। फिर आती हैं सबकी खुशियां, जिन्हें पूरा करने के लिए वह अपनी जवानी के दिनों से ही बुढ़ापे तक प्रयास करता है। फिर अनजाने में ही उसे बहुत सी अपनी खुशियों को त्यागना पड़ता है। अब मैं केशव जी से मिला नहीं हूं, पर कहीं ना कहीं बता सकता हूं कि उन्हें खुद भी यह कमी खलती होगी कि अपने परिवार को मैं पूरी तरह समय नहीं दे पाता। इस पुरुषवादी समाज में एक पुरुष की सबसे बड़ी कमी ही यही है कि वह खुद अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, पर बताएगा नहीं, क्योंकि हमारे समाज में पुरुष को यही सिखाया गया है कि सारी समस्याएं वह खुद अकेला ही निपटा लेगा, जबकि ऐसा नहीं है। शिप्रा एकटक उसकी ओर देखे जा रही थी और ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। उसके मन में चल रहा था कि ऐसी ही बातें केशव शादी से पहले किया करते थे। पर फिर क्या, शादी होने के बाद वही जिम्मेदारियां निभाना। मनचाही शादी से ऐसा लगता है कि औरत को जीत ही लिया है और औरत को तो घर में ही रहना है, जिम्मेदारियां संभालनी है। बेरंग जीवन क्यों हो जाता है? क्या सभी पुरुष ऐसे ही होते हैं? शिप्रा के मन में यह सब बातें चल रही थीं कि सौरभ ने कार रोक दी और शिप्रा अपने वर्तमान में आ गई। माफ कीजिएगा शिप्रा जी, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। क्या मैं कुछ ज्यादा बोल गया? प्लीज मेरी बातों को दिल से मत लगाइए। खैर, जो भी हो, आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे दखल नहीं देना चाहिए। सौरभ के ऐसा कहने पर शिप्रा हंसने लगी और बोली, कोई बात नहीं सौरभ, आपने जो भी कहा सच ही तो है। शायद मैं ही केशव को गलत समझ रही हूं।
और आप बहुत समझदारी भरी बातें कर रहे हो। घर में कौन कौन है आपके? सौरभ हल्की सी स्माइल के साथ बोला, मेरा भरा पूरा परिवार है। दादा दादी, मां पापा, भाई बहन, चाचा चाची और उनके बच्चे, और मेरे बड़े भाई भाभी और उनके बच्चे, सभी तो हैं। या यह कहो कि जो ज्ञान भरी बातें मैं आपसे कर रहा था उनके पीछे मेरा परिवार है, क्योंकि बड़े परिवार में सबकी खुशियों का ध्यान रखा जाता है और थोड़ी नोक झोंक भी चलती रहती है, पर परिवार है, हम सब एक हैं। शिप्रा भी हल्की मुस्कुराई और हां में गर्दन हिला दी। फिर सौरभ ने कार आइसक्रीम स्टैंड पर पार्क की। दोनों ने अपनी पसंद की आइसक्रीम खाई। जब अब वापस जाने को हुए तो सौरभ ने फिर पूछा, शिप्रा जी, क्या थोड़ा और घूमना चाहती हैं? शिप्रा अंदर ही अंदर चाह तो रही थी कि एक लंबी लॉन्ग ड्राइव पर चली जाए। फिर ख्याल आया कि सौरभ अभी 2 दिन से ही पहचान है, ऐसा सही नहीं होगा, और उसने मना करते हुए कहा कि नहीं सौरभ, फिर कभी, रात होने को है, अब घर चलें। सौरभ ने उसकी बातों का मान रखा और घर वापस छोड़कर बाएं कहकर अपने घर निकल गया। अंदर आते ही शिप्रा ने देखा कि उसकी मां अभी सोई नहीं है। मां ने पूछा, बेटा बहुत देर कर दी। शिप्रा ने घड़ी देखकर कहा, मां बस 1 घंटा ही हुआ है, हम तो पास के ही आइसक्रीम पार्लर में गए थे, अब आप सो जाइए। शिप्रा फिर अपने कमरे में चली गई। देखा तो बच्चे सो चुके थे। शिप्रा भी सो गई। अगले दिन सुबह सुबह शिप्रा सबके लिए चाय बना रही थी कि उसकी मां की आवाज आई, शिप्रा चाय और बढ़ा देना, सौरभ आया है। शिप्रा ने मन ही मन सोचा, इतनी सुबह कैसे? शिप्रा ने बाहर जाकर सबको चाय दी और खुद भी वहीं बैठ गई। फिर शिप्रा ने आखिर पूछ ही लिया, सौरभ इतनी सुबह सुबह कैसे? सौरभ ने पहले तो चुटकी लेकर पूछा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा? फिर हंसते हुए बोला, आपके भाई भाभी आज लौटने वाले हैं, उन्हें पिक करने वाला था, सोचा आप लोगों को बता दूं और मिलता चला जाऊं। फिर बच्चे सौरभ के साथ खेलने लगे और भाई भाभी के आने की खबर सुनकर मां और शिप्रा खुश हो गई। मां खाना बनाने को कहकर अंदर चली गई। कहीं ना कहीं शिप्रा वहां और रुकना चाहती थी। शिप्रा बेमन से ही सही, पर खाना बनाने की तैयारी करने लगी कि तभी वहां सौरभ पानी पीने आ गया और पूछता है, शिप्रा जी कोई मदद करूं? शिप्रा हंसते हुए कहती है, अच्छा अब तुम खाना भी बनाओगे? हां बिल्कुल, मैं अच्छी बातों के साथ साथ अच्छा खाना भी बना लेता हूं, हमारे यहां सारे पुरुष खाना बनाना जानते हैं। ऐसा कहकर वह जोर से हंसने लगा। शिप्रा थोड़ा शरारती अंदाज में बोली, अरे आपकी तो अभी शादी भी नहीं हुई, फिर खाना कैसे बना लेंगे? सौरभ ने भी थोड़ा हंसते हुए कहा, खैर मैं आपको बता दूं, हमारे यहां तो सभी को खाना बनाना आता है, हमारे यहां महिला पुरुष का अंतर नहीं मानते। क्यों, आपके यहां सिर्फ महिलाओं को ही खाना बनाने दिया जाता है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, पर हमारे यहां पुरुषों को घर के काम करने के लिए समय ही कहां है। नहीं, अभी जरूरत नहीं है, लगभग सभी के लिए खाना तैयार हो चुका है। सौरभ जी आप भी खाना खाकर जाइएगा। आप मुझे सौरभ कह सकती हैं, मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूं अभी, हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला। शिप्रा भी हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, ठीक है सौरभ। कुछ ही समय बाद सभी, शिप्रा के भाई भाभी और सौरभ आ गए। अब सभी, शिप्रा की मां, भाई भाभी, बच्चे और सौरभ साथ में खाना खा रहे थे। शिप्रा की भाभी शशि ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, वाह शिप्रा, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। इससे पहले कि शिप्रा कुछ बोल पाती, सौरभ तपाक से बोला, हां खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है, ऐसा कि मैं अपनी उंगलियां भी खा जाऊंगा। सौरभ का ऐसा कहना था कि सभी ठहाके लगाकर हंसने लगे, बच्चे भी। पर शशि को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। शशि बोली, अरे वाह सौरभ भैया, खाना तो तुम हमारे घर पहले भी खाए हो, पर कभी मेरे बनाए खाने की इतनी तारीफ नहीं की। सौरभ संकुचित होकर बोला, अरे नहीं भाभी, ऐसा तो नहीं है, खाना तो आप भी अच्छा बनाती हैं, पर आज पहली बार शिप्रा जी के हाथ का खाना खाया है, इसीलिए तारीफ करना तो बनता है ना? सभी फिर हंस दिए। शिप्रा मन ही मन खुश हो रही थी, पर बाहर से जाहिर नहीं कर पा रही थी। आखिर जाने कितने दिनों के बाद कोई उसकी तारीफ कर रहा था।
वरना केशव के पास तो इतना समय भी नहीं होता कि थोड़ा समय निकालकर उससे प्यार के 2 बोल बोल ले। फिर सबने खाना खा लिया था तो खाना समेटते समेटते शिप्रा और शशि को देर हो गई और मां व भाई अपने अपने कमरों में जा चुके थे। सौरभ वहीं बच्चों के साथ खेल रहा था। सौरभ ने 10 बजते ही घर चलने की बात कहकर बाहर चला गया और फिर वापस अंदर आकर शिप्रा की ओर न देखकर शशि से कहता है, भाभी आइसक्रीम खाने चलोगी? शशि आश्चर्य से बोली, आज तक तो कभी नहीं पूछा, अचानक क्या हुआ? सौरभ बोला, बस यूं ही मन कर रहा था। शिप्रा की ओर नजरें करके शशि बोली, नहीं बाबा, इतना सफर करके आए हैं, अब और नहीं घूमा जाएगा। ऐसा करो, कल चलेंगे। सौरभ तपाक से बोल दिया, पर मेरा मन तो आज है। ऐसा करता हूं, बच्चों को ले जाता हूं, उनको तुम अकेले नहीं संभाल पाओगे। जाओ, शिप्रा को भी ले जाओ। शिप्रा वैसे तो जाहिर नहीं होने देना चाह रही थी, पर उसकी मंद मंद मुस्कुराहट सौरभ ने भी देख ली। बच्चे तो तुरंत तैयार हो गए और शशि ने शिप्रा को भी जाने के लिए बोल दिया। अब सौरभ की कार में आगे सौरभ और शिप्रा बैठे थे और पीछे की सीट पर दोनों बच्चे मोबाइल में गेम खेल रहे थे। मौका देखते हुए सौरभ बोला, शिप्रा जी, आप लोग वापस कब जाने वाले हो? अब शिप्रा तुरंत उसे टोक कर बोली, सिर्फ शिप्रा, मैं भी उतनी बूढ़ी नहीं हूं। और दोनों हंस दिए। ठीक है शिप्रा, आप लोग कब जाने वाले हो? शायद कल। अब भाई भाभी आ गए हैं और मां भी ठीक है, तो मुझे अब अपना घर भी देखना होगा। वैसे भी सब छोड़कर मैं जल्दी जल्दी ही यहां आई थी। सौरभ थोड़ा उदास होते हुए बोला, कुछ दिन और रहते तो अच्छा रहता। क्यों, ऐसा क्या होने वाला है कुछ दिनों में? बस अच्छा लग रहा है आप लोगों का यहां आना। मैं बच्चों को अपना समझने लगा हूं और मुझे आप सभी की याद आएगी। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, जब तुम्हें याद आए हमसे बात कर लेना। सौरभ ने तुरंत बोल दिया, कैसे? न तो आपका नंबर है मेरे पास, न ही पता कि मैं मिलने भी आ सकूं। ठीक है, अभी फिलहाल तो नंबर ही ले लो। ऐसा कहकर दोनों ने अपना अपना मोबाइल नंबर एक दूसरे को दे दिया। सौरभ कार रोककर शिप्रा और बच्चों सहित सबको आइसक्रीम खिलाता है और खुद भी खाता है। सबने एंजॉय किया और सब वापस घर आ रहे हैं। कार घर के बाहर रुकते ही बच्चे दौड़कर अंदर आते हुए सौरभ को गुड नाइट विश कर गए। बाहर खड़े सौरभ ने शिप्रा को भी गुड नाइट विश करते हुए कहा, ठीक है शिप्रा, कल भी आइसक्रीम खाने चलेंगे, तैयार रहिएगा। गुड नाइट सौरभ, पर देखते हैं शायद कल हमें जाना होगा। फिर इतनी जल्दी क्यों है? अभी कहां था ना, थोड़े दिन और रुक जाइए। शिप्रा थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोली, देखो सौरभ, पहले तो मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं। यह मेरा मायका है, इट मीन्स मैं शादीशुदा हूं। मेरा एक पति और बच्चे भी हैं जिनकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं यहां कुछ दिन, वह भी सिर्फ मां के लिए आई थी। यदि तुम्हें बच्चों की याद आए तो बेशक उनसे बातें करने के लिए फोन कर सकते हो। सौरभ ने बनावटी चेहरा किया और बोला, और यदि आपसे बातें करना हो तो? शिप्रा को कुछ अजीब सा लगता है, पर वह रिएक्शन नहीं देती। सौरभ फिर बोलना जारी रखता है, मुझे पता है कि आप शादीशुदा हो, मुझे पता है कि आपके बच्चे हैं, मुझे यह भी पता है कि आपके पति मिस्टर केशव हैं, जिन्हें आप प्यार करती हो, पर उन्हें इस बात का कोई एहसास तक नहीं है। उन्हें बस अपनी आजादी और नौकरी से मतलब है। शिप्रा लगभग चीखते हुए बोली, सौरभ, ये क्या बोल रहे हो? क्या यही सब सुनने के लिए मैंने अपना दर्द तुमसे बांटा था? वह जैसे भी हैं, मेरे पति हैं। यदि मेरी किस्मत में यही है तो उसे कोई नहीं बदल सकता। अब एक शब्द मैं उनके बारे में नहीं सुनूंगी। आपकी किस्मत में खुश रहना भी लिखा है। मैं आपको कोई कमी नहीं होने दूंगा, बहुत प्यार करूंगा आपसे। शिप्रा ने सौरभ को एक थप्पड़ मार दिया। सौरभ ने अपने प्यार का इजहार शिप्रा से कर दिया था, जिस पर शिप्रा बहुत गुस्सा है और सौरभ अपनी कार में बैठकर रो रहा है। सौरभ को रात भर नींद नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी ओर शिप्रा भी रात में सो नहीं पाई। अगली सुबह शिप्रा ने अपनी मां को बताया कि वह जाना चाहती है। मां बोली, ठीक है शिप्रा, कुछ दिन और रुक जाती, अभी इतनी जल्दी जाना जरूरी है क्या? मां, केशव कभी भी आने वाले होंगे, वह बस 1 सप्ताह के लिए ही मुंबई गए थे।
मैं भैया के फोन करने पर तुरंत चली आई थी। घर भी संभालना होगा, सब अस्त व्यस्त होगा। ठीक है बेटा। फिर भाई भाभी को भी शिप्रा बता देती है कि वह कल जाने वाली है। सबने उस दिन पूरे परिवार के साथ समय व्यतीत किया, पर वहां आज सौरभ नहीं आया। शिप्रा के दिल में न चाहते हुए भी उसका ख्याल आ रहा था कि वह आएगा या नहीं, पर उसका दिमाग कह रहा था कि अच्छा है नहीं आए। वैसे भी यह सब गलत है। कहां वह, कहां मैं। हो सकता है उसका अट्रैक्शन हो, वह दिन में ठीक हो जाएगा। मैं कौन सा यहां हमेशा रहूंगी, तो मुझे क्या करना। देखा जाए तो एक महिला के मन में जैसी उथल पुथल होनी चाहिए, वैसी ही शिप्रा के मन में हो रही थी। दिन बीत जाने पर रात में भाई ने सौरभ को फोन कर बुलाना चाहा, पर सौरभ नहीं आया और शिप्रा सुनकर भी अनसुना कर रही थी। रात में खाना खाते समय भाभी ने शिप्रा से कहा, शिप्रा, दामाद जी कब आ रहे हैं? बस आज या कल में आ जाएंगे भाभी। रात के समय सब जल्दी सो गए, क्योंकि शिप्रा और बच्चों को कल रवाना करना था। सुबह सुबह सब तैयार थे। शिप्रा ने सबसे विदा ली और बच्चों को सबने प्यार दिया। बच्चे बोले, सौरभ अंकल नहीं आए, उनको भी बाएं कहना था। पीछे से आवाज आई, आप याद करो और हम ना आए। सबने गेट की तरफ ध्यान दिया तो सौरभ खड़ा था। दौड़कर बच्चे उसके पास जाकर लिपट गए और बोले, अंकल, हमें लगा था आप मिलने नहीं आएंगे, आप तो कल भी नहीं आए। सौरभ बोला, बस थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए नहीं आया, पर अब बाएं जो कहना था सो मैं आ गया। सब सौरभ को देखकर हंस दिए, सिवाय शिप्रा के। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आए। अब शिप्रा और बच्चों को सबने बाएं कहा और सब शिप्रा के भाई की कार में बैठ गए। कार में बैठकर सबको बाएं करते समय शिप्रा और सौरभ की नजरें टकरा गई। एक कसमकस शिप्रा के मन में पैदा हो गई, क्योंकि जिस तरह शिप्रा की ओर सौरभ देख रहा था, ऐसा लग रहा था कि वह उससे बहुत कुछ कहना चाह रहा है, पर शिप्रा ने मुंह मोड़ लिया। शिप्रा के भाई ने शिप्रा और बच्चों को ट्रेन में बिठाकर कानपुर रवाना किया। कानपुर में 2 दिन बीत जाने के बाद केशव आ गया। शिप्रा और बच्चे खुश हो गए। सबने बैठकर साथ में बहुत दिनों बाद खाना खाया था, सो सब खुश थे। बच्चों के सो जाने के बाद केशव और शिप्रा अपने कमरे में चले गए थे। शिप्रा ने अपना प्यार केशव को जताया। केशव भी शिप्रा से बहुत दिनों से दूर था। उसे भी शिप्रा के साथ समय बिताकर अच्छा लग रहा था। दोनों के साथ के पल खुशनुमा थे, बस एक दूसरे के साथ। अगली सुबह केशव की वही दौड़ भाग वाली जिंदगी चालू हो गई और यहां शिप्रा अपने घर और बच्चों में लग गई। सौरभ के बारे में कोई ख्याल उसको नहीं आया। दिन बीतते 2-3 महीने हो गए और शिप्रा कभी कभार अपने मायके बात कर लेती थी। सब ठीक चल रहा था। तभी एक दिन नए नंबर से शिप्रा के फोन पर किसी ने कॉल किया। शिप्रा ने फोन उठाया। सामने से सौरभ की आवाज आई, हेलो शिप्रा। शिप्रा ने सौरभ का नंबर डिलीट कर दिया था, सो बिना पहचान किए शिप्रा ने उत्तर दिया, कौन? मैं सौरभ, कैसी हो आप? ओ सौरभ, मैं ठीक हूं। कहो कैसे फोन किया? बस ऐसे ही। आपने कहा था बच्चों की याद आए तो कॉल कर सकता हूं, बस उन्हीं से बात करना चाहता था। ठीक है, बात कराती हूं। सौरभ से बच्चे बहुत देर तक बात करते रहे। फिर फोन रखते समय सौरभ बोला, शिप्रा, एक बात आपसे भी करनी थी। बोलो, मैं सुन रही हूं। मुझे माफ कर दीजिए, शायद मेरी फीलिंग्स एक तरफा थी, मुझे समझने में गलती हो गई। अच्छा है कि तुम्हें समझ आ गया सौरभ। शिप्रा फिर अपनी शादीशुदा वाली बातें दोहराती है कि यह सब गलत है और हमारे बीच उम्र का फासला है, जो कि अच्छी बात नहीं। तुमने आइसक्रीम खिला दी तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे बीच प्यार हो जाएगा। मैं अपने पति से प्यार करती हूं। बस शिप्रा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? सिर्फ दोस्त। आप अच्छी हो और मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। मैं एक अच्छी दोस्त नहीं खोना चाहता। ठीक है सौरभ, देर आई दुरुस्त आई, कोई बात नहीं। तुम्हारी उम्र में ऐसा आम बात है, पर अब समझदार बनो। ऐसा कहकर शिप्रा हंसने लगी। सौरभ भी जवाब में हंस दिया। शिप्रा को नहीं पता था कि यह गलती सौरभ नहीं, अब शिप्रा ही करने वाली है। इंसान हार्ड मांस का बना पुतला है और अपनी भावनाओं में बहकर क्या से क्या कर जाए, यह तो वक्त ही बताता है।
अब सौरभ अक्सर बच्चों से बातें करता और शिप्रा से भी। शिप्रा भी भरोसा करते हुए, क्योंकि वह उसके भाई का ही दोस्त था, उससे बातें कर लिया करती थी। शिप्रा और केशव के रिश्ते पर इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अक्सर केशव शहर से बाहर ही रहता और कभी कभार घर आता तो अपने परिवार के साथ समय बिताता, जिससे उसे भी कोई शंका नहीं थी कि अब उसके घर में गुनाहों की शुरुआत होने वाली है। शिप्रा, सौरभ। एक दिन फोन पर सौरभ ने कहा, पूछिए शिप्रा, आज मैं कहां हूं? बताओ सौरभ, कहां हूं? कानपुर में। खुश होते हुए, मैं अपने काम के सिलसिले में कानपुर आया हूं। अरे, ऐसे कैसे? अच्छी बात है। सौरभ फिर बच्चों की तरह बोला, आप अपने घर बुलाना नहीं चाहोगी? मुझे बच्चों से मिलना है। ठीक है। सौरभ शिप्रा के घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक देता है। शिप्रा दरवाजा खोलती है और बच्चे सौरभ को देखकर बहुत खुश होते हैं। लगभग 8-9 महीने बाद वह उससे मिल रहे थे। सौरभ शिप्रा को देखकर बहुत खुश होता है। वह सबके लिए तोहफे लाया था। वह सबको तोहफे देता है। कितने दिनों का टूर है सौरभ? बस 2 दिन का। शिप्रा, मैंने होटल में बुकिंग की है, मिस्टर केशव से मिलकर चला जाऊंगा। सौरभ का ऐसा कहना शिप्रा को भी अच्छा लगता है। ठीक है सौरभ, तुम सही दिन पर आए हो। केशव आज वैसे भी घर आने वाले हैं, तुम रुको, मैं सबके लिए खाना बनाती हूं। आज का खाना यहीं खाना। सौरभ भी खुश हो गया और बच्चों के साथ गेम्स में लग गया। आज रात में केशव भी घर आने वाला था, क्योंकि सौरभ के बारे में शिप्रा पहले ही केशव को बता चुकी थी। सौरभ का प्यार का इजहार करना छोड़कर तो उसे कोई शिकन नहीं थी कि केशव ऐसे रिएक्ट करेंगे। केशव जब घर आए तब बैठक रूम में सौरभ को बैठे देखा। केशव ने पहली बार किसी गैर व्यक्ति को बिना उसकी मौजूदगी में अपने ही घर में बैठा देखकर थोड़ा चौंक गया। केशव बोले, आप कौन? सौरभ ने कहा, मिस्टर केशव, मैं सौरभ हूं। मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में कानपुर आया था, सोचा सबसे मिलता चलूं। मुझे शिप्रा जी ने बताया कि आप आने वाले हैं, इसीलिए आपका ही वेट कर रहा था। जवाब सुनकर केशव भी मुस्कुराकर बोले, अच्छा सौरभ, हां ठीक है, बैठो बैठो, चाय वगैरह पी। जी। बस बच्चों के साथ गेम्स खेल रहा था। मुझे इनकी बहुत याद आ रही थी। वैसे भी बहुत दिन हो गए थे, मिलना नहीं हो पाया था। ठीक है। अच्छा, मैं जरा फ्रेश हो जाऊं, फिर आकर बात करता हूं। केशव को आते देख शिप्रा भी खुश हो जाती है और उसके लिए पानी और चाय लेकर कमरे में ही चली जाती है। शिप्रा, यह कब आया? बस आपके आने से कुछ देर पहले। मुझसे बताया था कि क्यों आया है। फिर जब घर आने के लिए पूछा तो मैंने बता दिया था कि आप आने वाले हैं, उनसे भी मिल लेना। तो बस आपका ही इंतजार कर रहा है। सौरभ को खाना खाने के लिए रोक लिया है, सब साथ में ही खाना खाएंगे। ठीक है बाबा, अच्छा किया। चलो जल्दी खाना टेबल पर लगा दो, मुझे जोरों की भूख लगी है। बस 2 मिनट। शिप्रा टेबल पर खाना लगाते हुए साथ ही सौरभ उसके आगे होकर मदद करने लगता है, पर शिप्रा मना नहीं करती। केशव टेबल की तरफ आते हुए दोनों को साथ में खाने की टेबल पर खाना रखते हुए देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। जाहिर सी बात है, पहली बार मिला है और आते ही अपना घर समझ रहा है। लड़की होती तो अलग बात थी, पर लड़का होकर मेरी बीवी के आगे पीछे मटक रहा है। केशव को आते देख सौरभ अपने लिए चेयर अरेंज कर पहले ही बैठ जाता है। बच्चे, केशव, शिप्रा और सौरभ सब साथ में खाना खा रहे हैं। केशव सौरभ से प्रश्नों की झड़ी लगा देता है कि पढ़ाई में क्या क्या किया है, कौन सा बिजनेस है, घर में कौन कौन है, रहन सहन आदि। केशव को सौरभ थोड़ा शातिर दिमाग वाला लगता है और यह भी कि यह हमारे स्तर का नहीं है। जब सभी खाना खा चुके होते हैं, सौरभ फिर खाना और अन्य सामान उठाने में शिप्रा की हेल्प करने लगता है, जिससे केशव उससे बोलता है, रहने दो सौरभ, वह कर लेगी। तुम्हें अब चलना चाहिए। वैसे कहां रुके हो? रुक रहे हो तुम? शिप्रा ने बताया, तुम्हारा रुकने का इंतजाम पहले से है। सौरभ सकपका जाता है। हां मिस्टर केशव, मेरा 2 दिन का ही टूर है और मैंने होटल में अपने लिए रूम बुक किया है। मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। शिप्रा को केशव का व्यवहार देखकर पहले थोड़ा बुरा लगता है, पर केशव ने सौरभ की साइड देखकर बस मुस्कुरा दिया और सौरभ बच्चों से बाएं कहकर वहां से चला जाता है।
बच्चे अपने रूम में चले जाते हैं और शिप्रा अपना काम खत्म कर रूम में आती है। शिप्रा, देखो, मैंने तुम्हें ज्यादा रोक टोक कभी नहीं किया, पर यह सौरभ ठीक ठाक है भी या नहीं? उम्र का कच्चा है और काम का भी। इसका ज्यादा यहां आना जाना ना हो तो ही अच्छा है। हर कोई अपने साथ उठने बैठने लायक नहीं होता। शिप्रा शांत होकर उसकी बातों को सुन रही थी और बहस करने के मूड में नहीं थी, तो उसने कुछ नहीं कहा। सीधे नाइट सूट पहनकर बेड पर आ गई। अब वह केशव के टूर के बारे में बातें करना चाह रही थी, उसके करीब आना चाह रही थी, पर केशव तो जैसे सिर्फ अपनी ही दुनिया में रहता था। अपनी बात कह शिप्रा की अनकही चाहत को नजरअंदाज करते हुए बोला, मैं बहुत थक गया हूं। शिप्रा, चलो सोते हैं, कल जरूरी मीटिंग्स हैं। शिप्रा आज ऐसे हार नहीं मानना चाहती थी। बोली, सो जाना। कौन मना कर रहा है केशव? थोड़ी देर मुझसे तो बात कर लो। ऐसी कई बातें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी है। मैं आपकी पत्नी हूं, कुछ मेरे भी अरमान होते हैं। प्लीज केशव, सब समझते हुए बोला, नहीं, आज नहीं, आज बहुत थकान है। शिप्रा का हाथ झटक कर मुंह दूसरी तरफ कर लाइट बंद कर सो जाता है। शिप्रा को इसी बात से सबसे ज्यादा दुख रहता था कि सारे सुख उसके पास हैं, पति भी पास है, पर पति का प्यार उसे नहीं मिलता। वह तरसती है। शिप्रा गुस्से में रोती रहती है और बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि क्यों, आखिर उसकी गलती क्या है? सारी खुशियां हैं उसके पास, पर वह एक औरत है। औरत को प्यार भी चाहिए होता है, चाहे वह बनावटी क्यों ना हो। शादी की शुरुआत में पति बहुत ख्याल रखता है, इमोशनली और फिजिकली भी, पर शादी ज्यादा बीत जाने और बच्चों की जिम्मेदारियों के बाद क्यों वही प्यार खोने लगता है? क्या सिर्फ आदमी ही टेंशन लेता है, औरत नहीं लेती? फिर क्यों मेरी इस चाहत को केशव अनसुना कर देते हैं? जब शिप्रा को बालकनी में खड़े खड़े रोते हुए बहुत देर हो जाती है, तो वह खुद ही अंदर आकर फिर केशव की साइड देखती है। पहले जरा सा गुस्सा होने पर खुद मनाने आ जाया करते थे, अब बस मुंह फेर कर सो जाते हैं और शिप्रा भी सो जाती है। अगले दिन केशव को मीटिंग्स के लिए सुबह ही निकलना है, तो वह सुबह 9 बजे ही तैयार होकर नाश्ता कर चला जाता है। अब फिर शिप्रा के मन में पूरा दिन कैसे बीते, यह सोचकर मन भर आने लगा। बच्चे अपनी पढ़ाई कर गेम्स खेलने चले गए। दोपहर के 4 बज रहे थे। घर खाने को दौड़ रहा था, तभी अचानक सौरभ का कॉल आया। हां सौरभ, कैसे हो? आज तो तुम्हें निकलना होगा ना? हां शिप्रा, मैं शाम को निकलूंगा। सोचा जाने से पहले आपसे बात कर लूं। घर जाने से पहले मिलना चाहता था, आपके ही घर आ जाऊं। शिप्रा मन में सोचती है कि कल ही केशव और सौरभ मिले हैं और एक ही मुलाकात में केशव को सौरभ ठीक नहीं लगा। अब फिर घर आ जाएगा और केशव को पता चलेगा तो वैसे ही गुस्सा करेंगे। ऐसा करती हूं, मैं बाहर ही मिल लेती हूं, कौन सा ज्यादा देर लगेगी और थोड़ा बाहर घूमना भी हो जाएगा। तभी सौरभ बोला, शिप्रा, आप कुछ बोल नहीं रही, क्या हुआ? रुको सौरभ, मैं ही तुमसे मिलने आ जाती हूं। एक्चुअली बाहर एक काम है, वह भी पूरा हो जाएगा और तुमसे भी मिल लूंगी। ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं? नहीं, जहां रुके हो वहीं का एड्रेस बता दो, वहीं आती हूं। वैसे भी बाहर किसी और ने सौरभ के साथ देखकर केशव को बता दिया तो वे भी अनायासी गुस्सा करेंगे। ओके, एड्रेस बताता हूं। शिप्रा पड़ोस में घर की चाबी देकर कहती है कि बच्चे घर आए तो बता दीजिएगा कि 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी, और निकल जाती है। सौरभ के होटल रूम में सौरभ दरवाजा खोलता है। शिप्रा और सौरभ कुछ देर बातें करते हैं, फिर शिप्रा कहती है, ठीक है सौरभ, चलती हूं, देर हो जाएगी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अचानक सौरभ शिप्रा को रोक कर कहता है, रुको तो जरा, मैं आपके लिए कुछ लाया था। कहकर वह एक गिफ्ट देता है। शिप्रा बड़ी उत्सुकता से वहीं खोलने लगती है, जिसमें उसकी एक बड़ी सी फोटो होती है, जिसमें वह खुलकर मुस्कुरा रही थी। देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और सौरभ को थैंक यू कहती है। बस इसी मुस्कुराहट की मैं बातें किया करता था, आप बहुत अच्छी लगती हो, हंसते हुए। शिप्रा अंदर ही अंदर खुश होती है कि कोई इतना उसकी खुशी के लिए कर रहा है,
पर यह दिमाग में नहीं आता कि यह सौरभ है और अचानक ही मुड़कर उसे गले लगा लेती है और सब कुछ भूल कर लिप टू लिप किस करने लगती है। सौरभ को इसकी उम्मीद नहीं थी, पर वह तो शिप्रा को पसंद करता है, तो बदले में वह भी शिप्रा को कसकर पकड़ लेता है और किस करते हुए दोनों एक दूसरे में खोने लगते हैं। तभी शिप्रा को होश आता है कि नहीं, यह गलत है, और वह झटक कर सौरभ से दूर हो जाती है और एक थप्पड़ मार देती है। शिप्रा ने सौरभ को थप्पड़ मारकर अलग कर दिया था। सौरभ ने अपना हाथ गाल पर रखा और शिप्रा की ओर देखने लगा, पर उसके चेहरे पर ना ही शिकवा था, ना ही गिल्ट, ना ही शिकायत, ना ही गुस्सा। सौरभ को देख शिप्रा से रहा नहीं गया और वह जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाकर कहने लगी, यह मुझसे क्या हो गया, यह गलत है। सौरभ ने उसे पकड़ लिया और गले से लगा लिया। कुछ नहीं हुआ, कुछ गलत नहीं हुआ, आप गलत नहीं हो शिप्रा, प्लीज शांत हो जाओ। शिप्रा ने उसे कसकर पकड़ लिया और दोनों एक दूसरे में खोते जा रहे थे। क्या सही और क्या गलत, ऐसे हालात में किसे सूझता है? बस वही दोनों के बीच समझदारी नहीं थी। सौरभ शिप्रा को पाना चाहता था। यह चाहत दोनों को कहां ले जाएगी? अभी दोनों ही अनजान थे, बस एक दूसरे के गले लगते हुए, फिर किस करते हुए, न जमाने की परवाह, न ही केशव का ख्याल। शिप्रा ने अपने आप को सौरभ को सौंप दिया। अब सब हो जाने पर शिप्रा ने खुद को सौरभ की बाहों में देखा और फिर सौरभ की आंखों में। सौरभ एक टक उसे देख रहा था। वह सहसा उठ गई। सौरभ ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, क्या हुआ, मेरे पास आओ शिप्रा। सौरभ, जो आज हुआ सब गलती थी, तुम सब भूल जाओ। पता नहीं ये कैसे हो गया। ये प्यार है शिप्रा जी, मैं आपसे करता हूं। जो आज आपने किया वह भी प्यार था। मैं हर तरीके से आपको खुश रख सकता हूं। शिप्रा रोने लगी, पर मैं तो शादीशुदा हूं। तो क्या हुआ, मैं आपके और मिस्टर केशव के बीच नहीं आऊंगा। बस मैं तो आपसे प्यार करूंगा, अपने दायरे तक। शिप्रा शायद उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पाई और कुछ नहीं बोली। उसने समय देखा और कहा, मुझे देर हो गई है, मुझे घर जाना चाहिए। ठीक है सौरभ, मैं बाद में बात करूंगी। वह तैयार हुई और चली गई। उसके जाते ही सौरभ के तन बदन में खुशी की लहर उठ गई कि चलो, वह अपने मकसद में कामयाब रहा। शिप्रा घर पहुंची, देखा तो अभी भी घर पर ताला लगा था, मतलब बच्चे नहीं आए थे। घर के अंदर जाकर पहले नहा धोकर फ्रेश हुई, फिर बच्चों को उनके दोस्त के घर फोन कर बुला लिया। शिप्रा के मन में अब भी बहुत कुछ चल रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। जैसे वह सबके सामने रहती थी वैसे ही रही। रात में केशव घर आया और उन सब ने परिवार सहित खाना खाया। फिर रात में सोते समय शिप्रा ने केशव से बात शुरू की। केशव, मैं सोच रही थी कि कहीं घूमने चलते हैं, भले ही 1-2 दिन के लिए। बहुत दिन हो गए हम कहीं नहीं जाते। मेरे साथ साथ बच्चों को भी आपकी कमी खलने लगी है। उनका भी हक है अपने पापा के साथ वक्त बिताने का। केशव बीच में ही टोकते हुए बोला, शिप्रा, किसने कहा मैं टाइम स्पेंड नहीं करता? साथ में खाना खाते हुए उनसे जरूरी बातें तो कर लेता हूं। और मां किस लिए होती हैं? उनका ध्यान रखने के लिए ही ना। और मेरा काम कमाना है, परिवार की जरूरतों का ध्यान रखना है। तो मैं समय कैसे निकालूं? तुम ही बताओ। मेरी जरूरतें मैं तुम्हें छूट देता हूं। तुम्हें जिसमें खुशी मिले वह करो। घूमो फिरो, पार्टियों में जाओ, नए नए दोस्त बनाओ, और क्या। शिप्रा से कुछ बोलते ही ना बना, बस चुपचाप उसकी ओर देखती रही और केशव फिर वैसे ही पीठ घुमाकर सो गया। शिप्रा के मन की सारी उलझनें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं और ऊपर से केशव का इस तरह उससे बातें करना। शिप्रा भी सो गई। अगले दिन बच्चों की पढ़ाई चल रही थी और शिप्रा अपने रोज के काम कर रही थी। तभी सौरभ का कॉल आया। शिप्रा ने सुनकर भी नजरअंदाज किया। सौरभ ने दूसरी बार फोन किया। इस बार शिप्रा ने फोन उठा लिया। बोलो सौरभ। कैसी हो शिप्रा? मैं आज वापस आ गया हूं, आपकी बहुत याद आ रही थी, सोचा कॉल कर लूं। शिप्रा को अच्छा लगा। कहां केशव अब ध्यान ही नहीं देते और इसे मेरा ख्याल है। मैं ठीक हूं सौरभ। और भी सामान्य बातें हुई। अब तो यह सामान्य बात हो गई थी। अब अक्सर शिप्रा और सौरभ पहले कुछ मिनट और अब घंटों घंटों फोन पर लगे रहते।
बच्चे अपने खेल और पढ़ाई में बिजी, केशव अपने काम में। शिप्रा पहले से खुश रहने लगी। सबने नोटिस किया, पर केशव को लगा कि शायद मेरी बातों का ही असर है। ठीक है, शिप्रा खुश है, उसने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शिप्रा अपनी दहलीज तो एक बार लांघ ही चुकी थी। अब सौरभ उससे मिलने की जिद करने लगा। वह अक्सर कानपुर आता, दोनों खुश होते। हां, साथ में कहीं जाते नहीं थे और ना ही सौरभ उनके घर आता। वह 1-2 दिन रुकता और शिप्रा ही उससे मिलती। एक दिन शिप्रा ने केशव से कहा, केशव, क्या मैं कुछ दिन अपने मायके आऊं? मायके जाऊं? ठीक है, पर बच्चों की क्लासेस, बच्चों से मैंने पूछा है, वह नहीं जाना चाह रहे। आपकी बहन आ रही है, उनके साथ रहना चाहते हैं तो उनके आते ही कुछ दिन मूड फ्रेश हो जाएगा। मां की याद आ रही है। ओके, कल चली जाना। शिप्रा मन ही मन बहुत खुश हुई, पर वह खुशी अब उसके चेहरे पर भी दिख रही थी। शिप्रा ने सौरभ को फोन कर सब बताया। यहां सौरभ और ज्यादा खुश हुआ। अगले दिन शिप्रा के मायके में पहुंचकर सबके साथ दिन बिताया ताकि किसी को शक ना हो, और फिर शाम को अपनी सहेली से मिलने का कहकर निकल गई सौरभ के साथ। सौरभ शिप्रा को अपने दोस्त के घर ले गया और दोनों ने फिर अपनी सीमाएं लांघी। शिप्रा ने सौरभ से पूछा, तुम्हारा दोस्त अक्षय क्या करता है? वह भी बिजनेस करता है। आज वह किसी काम से मुंबई गया है, इसीलिए सोचा यहीं मिल लिया जाए। ठीक है। वैसे सौरभ, मुझे यहां आए 2 हफ्ते हो चुके हैं। अब मुझे वापस कानपुर जाना है और मुझे यह बताओ, ऐसा कब तक चलेगा? क्योंकि जो हो रहा है वैसे भी गलत ही है। कभी किसी को पता चलेगा तो जाने क्या होगा। तुम क्या परेशान हो रही हो शिप्रा? ऐसा कुछ नहीं होगा, पर मुझे अब चिंता होने लगी है। यदि केशव को पता चलेगा तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने कहा ना, किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। मैं हूं ना शिप्रा। सौरभ की ओर देखकर शिप्रा मुस्कुरा दी। शिप्रा वापस कानपुर आ चुकी थी। यहां आकर फिर से वही रूटीन, सुबह से बच्चों और केशव का नाश्ता और टिफिन तैयार करना, फिर घर के अन्य काम कर कर अपने फोन में लग जाना। सौरभ और शिप्रा का सौरभ के दोस्त अक्षय के घर जाना एक गलती साबित हुआ, क्योंकि सौरभ को नहीं पता था कि अक्षय के घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अक्षय ने सौरभ को कॉल कर उससे उस दिन की हरकत के बारे में पूछा। तब सौरभ ने डर कर उसे सब बता दिया। अब सभी यह बात जानते हैं कि गलत काम का परिणाम भी गलत ही होता है। जब सौरभ ने यह बात शिप्रा को बताई तो शिप्रा शर्मिंदगी के मारे खुद को ही लानत देने लगी। उसे काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई। होना भी था, गलती दोनों ने की, पर दोष तो महिलाओं के सिर पर ही मढ़ा जाता है। खैर, सौरभ ने उसके दोस्त अक्षय से उसका मुंह बंद करने के लिए कहा, क्योंकि अक्षय अभी शिप्रा के बारे में ज्यादा कुछ तो जानता ही नहीं था। तो उसने सौरभ से शिप्रा को मिलाने के लिए कहा। सौरभ ऐसा चाहता तो नहीं था, पर उसे पता था कि ऐसा नहीं किया तो अक्षय ब्लैकमेल करेगा और वीडियो लीक कर देगा। इससे तो सब जगह बदनामी हो जाएगी। सौरभ ने शिप्रा को बताया तो शिप्रा ने पहले तो मना कर दिया, पर ब्लैकमेलिंग और वीडियो लीक के बारे में सुनकर उसने हां कर दी। शिप्रा ने केशव को फिर अपने मायके जाने वाली बात कही तो केशव ने फिर हां कह दिया और इस बार बच्चों को साथ में भेज दिया। पर इस बार केशव ने उसके चेहरे पर हंसी की जगह उदासी देखी तो पूछा, कोई बात है क्या शिप्रा? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। इस पर शिप्रा केशव के गले लगकर रो दी और मन ही मन सोचने लगी, यह मैंने क्या कर दिया? मुझसे क्या हो गया? जरा सी शरीर की भूख ने मुझे और मेरा बसा हुआ घर बर्बाद करा दिया। केशव ने उसे सांत्वना देकर शांत किया, पर शिप्रा ने आंसू रोककर कहा, कुछ नहीं, बस मेरा मन खराब था, बस इसीलिए। केशव ने फिर कुछ नहीं कहा। अगले दिन शिप्रा अपने मायके गई और बच्चों को नानी के घर छोड़कर मार्केट से खरीदारी के बहाने बाहर चली गई। वहां सौरभ ने उसे पिकअप किया और अक्षय के घर ले गया। अक्षय ने वही डिमांड सौरभ और शिप्रा के सामने रख दी कि वह उसकी भी तन की भूख मिटाए। पहले तो शिप्रा बहुत रोई, उसके पैर पड़े और सौरभ भी उसके सामने दोस्ती का हवाला देकर गिड़गिड़ाता रहा, पर अक्षय नहीं माना। मजबूरन
शिप्रा अक्षय के साथ भी वही करने पर मजबूर हुई जो सौरभ के साथ किया। अक्षय ने सौरभ के सामने ही शिप्रा का अंग अंग नोचा, फिर अपनी तृष्णा शांत कर उनके सामने ही उस दिन वाली वीडियो डिलीट कर दी। पर उसने शर्त रखी कि जैसे तुम सौरभ के साथ हो वैसे ही जब मैं चाहूं तब तुम मेरे साथ भी हम बिस्तर होना होगा। शिप्रा ने ना चाहते हुए भी हां कह दी, जिसे सुनकर सौरभ गुस्सा हो गया। सौरभ और शिप्रा अक्षय के घर से बाहर आए। तब कार में सौरभ ने शिप्रा से गुस्से में बोला, तुमने हां क्यों कहा? तो और क्या करती? यदि यह मामला तुमसे सुलझ गया होता तो मुझे यहां आना ही नहीं पड़ता। मैं तो मैली हो ही चुकी हूं, अब क्या फर्क पड़ता है? सौरभ शिप्रा के मुंह से ऐसी बात सुनकर स्तब्ध हो गया और आत्मगिलानी महसूस करने लगा कि गलती उससे भी हुई है। यदि वह अक्षय के घर उसे नहीं लाता तो ऐसी परिस्थिति ही नहीं बनती। अब शिप्रा कुछ दिन मायके में बिताकर वापस कानपुर चली गई और अपनी गृहस्थी में लग गई। कुछ दिन बाद अक्षय ने शिप्रा को फोन किया और कहा, हेलो शिप्रा, मैं अक्षय, मैं अभी कानपुर में हूं और तुमसे मिलना चाहता हूं। होटल का नाम, पता और समय बताकर उसने फोन रख दिया। शिप्रा के दिमाग में जैसे सौरभ उससे कानपुर में मिलने आया था और उसके बाद क्या हुआ था वह घटना उसकी आंखों के सामने आ गई। जो होनी है वह तो होकर ही रहती है। वह तय समय पर अक्षय से मिलने पहुंची। अक्षय ने उससे कुछ बातें की और बता दिया कि देखो, मुझे कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं है, पर जो तुम मेरे साथ करोगी उसका जिक्र कभी सौरभ से नहीं करोगी। मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, ना ही मुझे कुछ लेना देना है। बस जो इस कमरे में होगा वह हम दोनों के बीच रहेगा। अब अक्सर अक्षय और शिप्रा मिलते, क्योंकि अक्षय कानपुर में ही था तो शिप्रा किसी ना किसी बहाने से उससे मिलने जाती, और जब मायके जाती तो सौरभ से मिलती थी। इन सब में वह पुरानी शिप्रा खो चुकी थी। वह शिप्रा जिसे अपने पति और बच्चों के अलावा कुछ ना सूझता था। वही शिप्रा अब अपनी बाहरी सुंदरता पर ज्यादा ध्यान देने लगी। दोनों बच्चों को अलग अलग फोन खरीद कर दे दिए तो बच्चे फोन में लगे रहते, पर हां, उन्हें अपनी मां के नए बर्ताव में बदलाव नजर आने लगा था। पर बच्चे भी खुश थे कि मां अब हमें डांटती ही नहीं, हमारी हर बात मान लेती है। और केशव इस बात से खुश था कि शिप्रा हमेशा मुस्कुराती रहती है। अब उसने शिकायतें करना छोड़ ही दिया, पर केशव से भी शिप्रा ने बातें करना कम कर दिया। बस औपचारिक बातें करती थी। अक्षय अक्सर शिप्रा को अपने रूम पर ही मिलने बुलाता था और शिप्रा को अब संकोच भी नहीं लगता था। यूं कहिए, शिप्रा को भी यह सब अच्छा लगने लगा था। उसे अब किसी समाज या व्यक्ति से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसे जो भूख थी वह अब मिट जाती थी। हां, शिप्रा ने अक्षय से यह शर्त रखी थी कि जब भी वह मायके जाएगी तब तक तुम मुझे फोन या किसी भी प्रकार से संपर्क नहीं करोगे। कुछ दिन बाद जब शिप्रा अपने मायके आई हुई थी और अक्सर सौरभ से मिलती थी। सौरभ जैसा कि प्राइवेट जॉब करता था, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे। अपने और शिप्रा की अय्याशी के लिए और अपनी जिस्मानी भूख का सौदा शिप्रा महंगे महंगे गिफ्ट देकर चुकाने लगी। एक दिन सौरभ के साथ होटल रूम में दोनों हमबिस्तर होने के बाद बैठकर कुछ बातें कर ही रहे थे कि शिप्रा के फोन पर अक्षय का फोन आया और शिप्रा उसका फोन कॉल देखते ही घबरा गई। शिप्रा ने सौरभ और अक्षय दोनों के नाम अपनी सहेलियों के नाम पर सेव कर रखे थे, जैसे कि अमूमन होता है। पहले तो उसने फोन काट दिया, पर जब दूसरी बार अक्षय ने उसे कॉल किया तो उसने सौरभ से थोड़ा साइड जाकर कॉल रिसीव किया। शिप्रा, बोलो। कहां हो शिप्रा? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं अपने मायके आई हूं, तुम्हें बताया तो था। अब जल्दी बोलो, क्या हुआ? वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? पर क्यों? मेरे पास कहां हैं पैसे? जानता हूं कि तुम सौरभ को खुश रखने के लिए क्या क्या करती हो, फिर वही खुशी तो मैं भी तुम्हें देता हूं, तो फिर मुझे दे। पैसे देने में क्या हर्ज है? पर अक्षय, तुमने मुझे ब्लैकमेल किया है, उसके बदले मेरा शरीर मांगते हो। अब पैसे भी मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब। ठीक है, मायके से कितने दिन में वापस आओगी? 2 दिन बाद। ठीक है,
कानपुर आते ही मुझे कॉल करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। शंका के साथ, ठीक है। कौन था शिप्रा? किससे बातें कर रही हो? कुछ हुआ है क्या? घबराकर, नहीं तो सौरभ, सहेली है, कानपुर में रहती है। मैं इस बार उसे बताना भूल गई थी, तो यही जानने के लिए कॉल किया था कि मैं कहां हूं। सौरभ हंसते हुए, तो तुमने क्या बताया? सौरभ के गले में हाथ डालते हुए, क्या बताती कि मैं अपने बॉयफ्रेंड की बाहों में हूं। अच्छा, दोनों फिर एक दूसरे के हो गए। जब सब खत्म हो गया तब शिप्रा जल्दी उठकर तैयार होकर सौरभ से बोली, मैं चलती हूं, लेट हो रहा है और शायद इस बार यह आखिरी मिलना हो, क्योंकि मैं 2 दिन बाद कानपुर जा रही हूं और घर के और भी काम हैं जो पूरे करने हैं। मुस्कुराकर सौरभ से विदा लेती है। शिप्रा 2 दिन बाद कानपुर वापस आ जाती है। आते ही अक्षय को कॉल करती है। अक्षय, मैं कानपुर में हूं, बोलो क्या हुआ? जल्दी होटल जाओ, सब वहीं मिलकर बताऊंगा। शिप्रा घर का सारा काम खत्म कर अपने बच्चों को किटी पार्टी का बताकर होटल चली गई। मिलते ही अक्षय शिप्रा के गले मिलकर खुश होते हुए बोला, तुम आ गई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अक्षय को धक्का देते हुए, देखो अक्षय, ये प्यार व्यार का नाटक मेरे साथ मत करो। तुमने पहले ही डिसाइड किया है, हम दोनों के बीच सिर्फ जिस्मानी रिश्ता है, वही तुम्हारे लिए है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अपने चेहरे पर बेईमानी की हंसी लाते हुए, ठीक है, तो एक काम करो, मेरे लिए ही सौरभ को छोड़ दो। गुस्से से, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं सौरभ से प्यार करती हूं, चाहे कुछ हो जाए, मैं सौरभ का हमेशा साथ दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे और सौरभ के बारे में मिस्टर केशव को बता दूंगा। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? पैसों के लिए। मुझे पैसा चाहिए शिप्रा, जरूरत है अभी मुझे, और यदि सौरभ तुम्हारे साथ रहा तो तुम उस पर सब लुटाती रहोगी, पर मुझे कुछ नहीं दोगी। तो जाने दो ना मुझे, मैं तो खुद तुम्हारा साथ नहीं चाहती, रोते हुए। पर जो सुख मैं तुम्हें देता हूं वह तो तुम्हें सौरभ और तुम्हारा पति भी ना देता होगा। घिनौनी हंसी हंसते हुए, घिन के साथ, छी अक्षय, पहले तो तुम मुझे अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, फिर मुझे ही इतने गंदे तरीके से अपनी नजरों में गिरा रहे हो। इस बात पर अक्षय बहुत ही गंदे तरीके से हंसकर शिप्रा के करीब जाकर बोला, तो और क्या, तुम 3 मर्दों के साथ हम बिस्तर होने वाली औरत को क्या कहती हैं? अक्षय की इस बात ने शिप्रा को अंदर तक हिला दिया। अब ना तो उससे बोलते बना, ना ही हिलते, बस एक मूरत की तरह जड़वत होकर एक तक अक्षय को देख रही थी। अक्षय ने जब शिप्रा को चरित्रहीन कहा तब शिप्रा के पैरों से जमीन खिसक चुकी थी। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। सीधे वह होटल रूम से निकलकर बेमतलब यहां वहां दौड़ रही थी। उसे लग रहा था कि अभी किसी गाड़ी के नीचे आ जाए, पर वह ऐसा करने की ओर अपनी जान गंवा देने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। एक तरफ उसे यह डर कि अक्षय सौरभ और केशव को कुछ ना बता दे, दूसरा कि यदि अक्षय उससे शरीर के साथ साथ पैसे की भी डिमांड करता है तो वह कहां से लाकर देगी। ऐसे ही अनेक सवाल उसके मन में कूद रहे थे। शिप्रा एक पार्क में चली गई और अकेला स्थान ढूंढकर बहुत रोई। उसकी तो कोई अच्छी दोस्त भी नहीं थी जिससे वह यह सब कह पाती, और घर में केशव को यह सब बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह केशव और बच्चों से प्यार करती है। और यह सब जानने के बाद कौन मर्द ऐसी औरत को अपने साथ रखेगा। वह बस रोते ही जा रही थी। ऐसा सोचते सोचते शिप्रा शाम होते तक अपने घर लौट आई, और घर आते तक उसका चेहरा बयां कर ही रहा था कि शिप्रा की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जिससे वह परिचित नहीं है। आखिर यह उसकी भूख ही थी जो उसे इस कदर गंदा कर गई कि वह अपनी ही नजरों में बिल्कुल ही गिर चुकी थी। घर आते ही केशव ने शिप्रा को संभाला। शिप्रा, क्या हुआ? कहां थी अब तक? ऐसा हाल क्यों बना रखा है? शिप्रा ने अपने आप को संभाला और झूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते हुए, कुछ नहीं केशव जी, आज किटी पार्टी में गई थी और लौटते वक्त टैक्सी ना मिली तो बस पैदल ही आ रही हूं। थकान की वजह से लगता है चेहरा ऐसा हो गया। वो सब ठीक है, ये बताओ, मेरा फोन तो उठा सकती थी, लगता है फोन साइलेंट है। सॉरी केशव। चलो ठीक है, पर ऐसी लापरवाही ठीक नहीं। चलो अब खाना बना दो, बहुत भूख लगी है। और हां,
कल की फ्लाइट से मैं नासिक जा रहा हूं, एक बिजनेस मीटिंग है, 2 या 3 दिन लग जाएंगे। शिप्रा ने हां की सहमति में सिर हिलाया और फ्रेश होने चली गई। शिप्रा भले ही घर में मौजूद थी, पर उसका पूरा मन अक्षय की बातों में लगा था। कहां से इतने पैसे लाएगी, क्या करेगी? क्या सौरभ को कह दे कि अक्षय उसे ब्लैकमेल कर रहा है? पर जब सौरभ को भी यह पता लगेगा कि मेरा अक्षय से रिश्ता बरकरार रहा है, तो सौरभ भी मुझे गंदी नजरों से देखेगा और पता नहीं क्या क्या सोचेगा। शिप्रा ने किचन में सबके लिए खाना बनाया, सबने खाया और सब सो गए। ऐसा नहीं था कि केशव को शिप्रा से प्यार नहीं था, पर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का सोचकर ही वह हमेशा बिजी रहता था। वह शिप्रा पर बहुत भरोसा करता था कि वह उसके पीछे उसका घर और उसके दोनों बच्चों को संभालती है, एक अच्छी पत्नी और मां है। बस इसीलिए वह ज्यादा कुछ शिप्रा से ना ही पूछता, ना ही उससे पैसों का हिसाब लेता। अगले ही दिन केशव सुबह की फ्लाइट से नासिक चला गया। बच्चे स्कूल जा चुके थे। मौका पाकर शिप्रा ने अक्षय को फोन लगाया और आज बहाना बना करके अक्षय को उसके घर आने को कहा। शिप्रा के दिमाग में कुछ चल रहा था। अक्षय, आज मेरे पति घर पर नहीं है और बच्चे भी स्कूल गए हैं। यदि तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें आज ही घर पर आना होगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अक्षय लालची था। जैसा कि पता है उसे वह अपने शरीर की तड़प और पैसे से ही मतलब था, तो उसने तुरंत हां कर दी। शिप्रा ने अपना पता अक्षय को भेज दिया। अक्षय तुरंत तैयार होने लगा और शिप्रा के घर की ओर निकल गया। शिप्रा के फोन पर सौरभ ने कॉल किया और पूछा, शिप्रा कहां हो? घबराकर शिप्रा ने कहा, क्या बात है सौरभ? खुश होकर सौरभ ने कहा, बस यूं ही याद आ रही थी तो सोचा पूछ लूं। दरअसल सौरभ कानपुर ही आया था और शिप्रा को मिलने बुलाने वाला था, पर शिप्रा ने उससे कौशली सी बातें की और खुशी जाहिर नहीं की। ओ अच्छा सौरभ, सुनो ना, मुझे आज बहुत काम है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, क्या मैं बाद में बात करूं? सौरभ की खुशी तो छू हो गई। उसने मन में सोचा था कि शिप्रा खुश होगी, पर शिप्रा का ना तो खुशी हुई और ना ही उसके पास कोई समय था। पर सौरभ ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ हां कहकर बुझे मन से फोन रख दिया। सौरभ जिस मीटिंग के लिए कानपुर आया था वह वहां चला गया। इधर शिप्रा के घर पर अक्षय पहुंच चुका था। गेट पर नोक हुई और शिप्रा अक्षय का इंतजार कर रही थी। दरअसल शिप्रा के मन में कुछ और ही प्लान चल रहा था। शिप्रा ने दरवाजे की नोक सुनकर गेट खोलकर तुरंत अक्षय को घर के अंदर बुला लिया। अक्षय भी बिना देरी के अंदर आ गया। अक्षय घर आते ही बेशर्मी से सोफे पर फैलकर बैठ गया और अपनी आवाज की टोन को गंदा कर बोला, शिप्रा सबसे पहले बेडरूम तो दिखाओ। शिप्रा ने चेहरे के भाव थोड़े बदल कर कहा, पहले क्या लोगे, चाय या कॉफी? हमारे यहां पहले मेहमानों की खातिरदारी की जाती है, बाद में बाकी सब। शिप्रा तो जानती ही थी कि ऐसा ही होगा। ठीक है, कॉफी ले आओ, थोड़ा मुस्कुराकर बोला। शिप्रा किचन में चली गई और कॉफी बनाने के बाद थोड़ी ही देर में अक्षय को कॉफी देकर खुद 1 कप कॉफी लेकर अक्षय के सामने वाले सोफे पर बैठ गई। अक्षय बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शिप्रा ने कहा, हां बोलो। अक्षय, जैसा कि तुम्हें पता ही है, बोला, मैं शादीशुदा हूं और खुश हूं। मेरे छोटे बच्चे हैं और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं। शिप्रा इतना बोल ही पाई थी कि अक्षय बीच में ही टोकते हुए बोला, अच्छा ऐसी बात है, तो सौरभ फिर तुम्हारी जिंदगी में कैसे आया? यदि अपने पति से खुश थी तो किसी और मर्द की जरूरत कैसे पड़ गई? शिप्रा सकपकाकर बोली, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। अक्षय सोफे पर आराम से फैलकर पीछे की ओर टिककर बैठते हुए बोला, ठीक है फिर बताओ। शिप्रा बोली, मेरी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी, पर शायद मुझ में ही कमी थी कि मैंने अपनी जिंदगी का गलत फैसला ले लिया। सौरभ के करीब जाकर मुझे उससे प्यार हो गया था, जो प्यार में अपने शारीरिक सुखों की पूर्ति करने के लिए मैंने सौरभ का सहारा लिया। अक्षय बड़े गंदे तरीके से बोला, वह तो मैं भी करता हूं, तुम चुप रहोगे, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। अक्षय शिप्रा से इस तरीके से बात करने से थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया।
अक्षय जैसे ही भी हो, पर अपनी जिंदगी को फिर से मौका देना चाहती हूं। इसके लिए मैं तुमसे कहना चाहती हूं कि उस वीडियो के बदले जितने भी पैसे चाहिए एक बार में बोलो, मैं आज ही दे दूंगी। उसके बाद ना तुम मुझे जानते हो ना मैं तुम्हें। अक्षय ने फिर पूछा, जिंदगी को एक और मौका देना है तो सौरभ का क्या होगा? शिप्रा फिर कॉन्फिडेंट होकर बोली, मैं उसे भी समझाऊंगी कि वह भी भूल जाए मुझे। मैं अपने पति और बच्चों से बहुत प्यार करती हूं, बस मुझे इनके ही होकर रहना है। आंखों में आंसू लाते हुए बोली, ऐसी बात है और क्या, सौरभ मान जाएगा? नहीं जानती, पर मैं चाहती हूं कि जो मैंने गलतियां की हैं वह मैं अभी समय रहते सुधार लूं। प्लीज अक्षय। तभी अक्षय कुछ देर सोचने के बाद बोला, यह बताओ तुम्हारा पति कहां है अभी? क्यों? वह तो नासिक गए हुए हैं, कल तक आएंगे और तुम्हारे बच्चे शाम तक स्कूल गए हैं। अक्षय शैतानी मुस्कुराहट लाकर बोला, शिप्रा, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं, पर तुम्हें पहले मेरी बात माननी होगी। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा वीडियो भी दे दूंगा और अपने पैसे लेकर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। शिप्रा कुछ सोचकर बोली, बोलो क्या बात है? अक्षय बोला, ऐसा है शिप्रा, तुम्हारी आदत तो मुझे भी लग गई है। भगवान ने तुम्हें बनाया ही ऐसा है कि 2 बच्चे होने के बाद भी तुम में एक अलग ही कशिश है। शिप्रा अपने लिए ऐसी बातें सुनकर शर्म और अपमान का घूंट पीकर रह गई। अक्षय ने बोलना बंद नहीं किया, बल्कि हंसते हुए कहा, मुझे कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए आज शाम तक, पर उससे पहले आज का तुम्हारा पूरा दिन मेरा। आज पूरा दिन बस मेरे बारे में ही सोचो और बस मुझे खुश करो। शिप्रा बस आंखों में आंसू लिए उसकी ओर देख रही थी। अक्षय, मैं भी पैसे देने को तैयार हूं, पर और कुछ नहीं करूंगी। अपने आप को संभाल कर बोली, ऐसे कैसे नहीं करोगी? तुमने ही बोला था कि जो मैं बोलूंगा वह आज करने को तैयार हो। तो सुनो शिप्रा, मेरी 2 शर्तें हैं, पूरा करना या ना करना तुम्हारे ऊपर है। शिप्रा को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वह अपने आप को अक्षय से बचाना चाह रही थी और उसके लिए आज फिर अक्षय उसका जिस्म चाहता था। वह करे तो क्या करे? तुम्हें कुछ देर रुकना होगा, ऐसा बोलकर वह अपने बेडरूम में चली गई। एक और सौरभ मीटिंग में व्यस्त था, पर उसका दिमाग तो वहीं लगा हुआ था कि आज शिप्रा को सरप्राइज कैसे दे, जबकि शिप्रा ने उससे सुबह अच्छे से बात तक नहीं की थी। फिर उसने सोचा, पहले पता कर लेता हूं कि मिस्टर केशव घर पर हैं या नहीं, फिर देखता हूं क्या करना है। सौरभ ने शिप्रा को एक मैसेज किया, हाय शिप्रा, मैंने सुना है मिस्टर केशव नया प्रोजेक्ट चालू करना चाहते हैं। मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं। क्या मेरी बात उनसे कराओगी या उनका नंबर मुझे सेंड करो? मैं खुद जानना चाहता हूं। शिप्रा अपने बेडरूम में ही बैठी थी और अपनी ओर केशव की अलमारी से जितना भी कैश और ज्वेलरी थी उसे निकालकर उसकी आज की वैल्यू के हिसाब से 1 लाख तक जोड़ने में लगी थी। अचानक उसका ध्यान अपने मोबाइल की स्क्रीन पर गया, जहां सौरभ का मैसेज देखकर वह घबरा गई। फिर मैसेज खोलकर पढ़ा, क्योंकि शिप्रा का पूरा ध्यान फिलहाल अक्षय से पीछा छुड़ाने में लगा हुआ था। इसीलिए उसने केशव का नंबर सौरभ को देने में एक बार भी नहीं सोचा और ना ही यह कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। शिप्रा ने सौरभ को केशव का नंबर सेंड कर यह लिखा, केशव अभी किसी काम से नासिक गए हैं, रात तक ही आएंगे, बाकी तुम बात कर लेना। सौरभ ने जैसे ही शिप्रा का मैसेज पढ़ा वह खुशी से झूम उठा कि वह कैसे शिप्रा के घर जाकर उसे सरप्राइज दे सकता है। उसे बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस उसने मन ही मन प्लान बनाया कि शिप्रा के लिए फूलों का गुलदस्ता और कुछ और गिफ्ट्स लेकर आएगा, जिससे शिप्रा उसे देखकर खुश हो जाए। यहां शिप्रा को भी पता नहीं था कि उसके मैसेज का अब क्या होने वाला है। वह इन सब से बेखबर अपनी पूरी ज्वेलरी और कैश लेकर बेडरूम से बाहर आ गई। यहां बाहर बैठा अक्षय उसके हाथ में बैग देखकर पहले तो चौंक गया और फिर बोला, अब इसमें क्या है? मेरे पास जितना भी कैश और ज्वेलरी है 1 लाख रुपए होते हैं, इसे ले लो और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। लालची अक्षय ने लपक कर पहले तो बैग ले लिया, फिर बैग खोलकर सब चेक किया और बेशर्मों की तरह फिर सोफे पर बैठकर पूछा, अब अंदर चले?
क्योंकि शिप्रा इसके लिए तैयार नहीं थी, पर फिर भी वह मन ही मन महसूस कर रही थी। उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। जब अक्षय ने शिप्रा को अपने बेडरूम में जाने को कहा, तब तक शिप्रा के दिमाग में एक बात चल रही थी कि यह आखिरी बार है। इसके बाद वह ऐसा कोई भी काम नहीं करने वाली। शिप्रा ने अक्षय का हाथ का इशारा कर चलने को कहा। अक्षय भी बदतमीजी के साथ उसको टच करते हुए आगे बढ़कर उसके बेडरूम में दाखिल हो चुका था। फिर यहां वहां सब जगह बेडरूम में देखकर अक्षय मन में सोच रहा था, मैंने तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को फंसाया है। शिप्रा को कपड़े उतारने को बोलकर खुद बेड पर पसर गया। शिप्रा वैसे भी आजकल के लिए अक्षय को समर्पित कर चुकी थी, सो वह भी निर्वस्त्र होकर उसके साथ बेड पर चली गई और अक्षय भूखे भेड़ियों की तरह शिप्रा पर टूट गया। बेचारी शिप्रा बस उसका साथ देती रही। जब शिप्रा और अक्षय दुनिया और जमाने को भूलकर एक दूसरे के जिस्म की भूख शांत करने में लगे हुए थे, वहीं शिप्रा का पति अपनी मीटिंग्स निपटाने में लगा था और शिप्रा के बच्चे स्कूल गए हुए थे। इधर सौरभ शिप्रा से मिलने, उसके लिए गिफ्ट वगैरह खरीदकर उसके घर की ओर निकल चुका था। उसे अपने बिजनेस मीटिंग्स होटल से शिप्रा के घर तक पहुंचने में तकरीबन 1 घंटा लग गया, क्योंकि सौरभ तो शिप्रा को सरप्राइज देने के इरादे से आया था। इसीलिए उसने चुपचाप शिप्रा के घर पर जाने का प्लान बनाया था। जब शिप्रा के घर पहुंचा तो जाहिर सी बात है, शिप्रा ने दरवाजा अंदर से लॉक किया हुआ था। सौरभ ने सोचा, क्यों ना पीछे के रास्ते से चला जाए। वह तो मन ही मन उतावला हुआ जा रहा था कि शिप्रा उसे अचानक देखकर डर ही जाएगी और खुश भी हो जाएगी, फिर उसे बहुत सारा प्यारा प्यार करूंगा। सौरभ पीछे के रास्ते से पहुंचा, पर उस साइड से भी रास्ता बंद था। सो अब सौरभ के दिमाग में आया कि देखा जाए कि कोई खिड़की खुली हुई है, क्योंकि खिड़की खुली होगी तो वह खिड़की से ही अंदर चला जाएगा। जब घर के चारों ओर घूम लिया, तब जाकर उसे किचन की खिड़की खुली दिखी। वह वहीं से ही अंदर आने की कोशिश करने लगा, पर अंदर आते समय उससे एक पतीले पर उसका पैर लग गया, जिससे पतीला वहीं गिर पड़ा। पतीले के गिरने की आवाज से शिप्रा अचानक घबरा गई, पर अक्षय को छोड़कर कपड़े समेटने लगी। वहीं अक्षय तो फुल मूड में था। वहीं शिप्रा को बाल से पकड़कर फिर बेड पर खींचते हुए बोला, किचन में बिल्ली होगी। शिप्रा कुछ नहीं बोली। जब अक्षय ने शिप्रा को खींचकर बेड पर गिराया, दोनों बस अपने में ही लगे हुए थे और घर में कोई नहीं था, तो उन्होंने बेडरूम का दरवाजा लॉक भी नहीं किया, बस लटकाया हुआ था। तब सौरभ को लगा, मेरे से बर्तन गिर गया, फिर भी कोई देखने नहीं आया, इसका मतलब शिप्रा सोई हुई है। सो वह गिफ्ट वगैरह एक साइड रखकर चुपचाप उसके बेडरूम की ओर चलने लगा, जो कि सौरभ को सरप्राइज देना था। सो वह कोशिश कर रहा था कि कोई शोर ना होने पाए, पर जैसे ही सौरभ ने बेडरूम के डोर को हल्के से झांकने की कोशिश की, उसके तो होश ही उड़ गए। अपनी आंखों के सामने ही शिप्रा और अक्षय को नग्न बिस्तर पर एक दूसरे से लिपटे देख उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह जबरदस्ती तो हो नहीं रही, दोनों की सहमति से चल रहा है। वह वहां 1 मिनट भी नहीं रुक सका और वापस अपना लाया हुआ सामान उठाकर किचन की खिड़की से बाहर फेंक दिया और खुद भी बाहर चला गया। घर के बाहर वहीं खिड़की के पास वह अपने आप को संभाल नहीं सका और रोने लगा। सौरभ भी सिर्फ अपने मतलब से शिप्रा के साथ था, पर जाहिर सी बात है, यह तो धोखा ही था जो शिप्रा उसे दे रही थी, और उसने आज तक सौरभ से इस बारे में जिक्र भी नहीं किया था। पर गुस्से में पागल हुए जा रहे सौरभ को बस एक ही रास्ता सूझा। सौरभ गुस्से से खिड़की के नीचे उतरकर जोर जोर से रो रहा था। उसे एहसास भी नहीं था कि वह क्या करने जा रहा है। उसने सीधे अपने मोबाइल के कैमरे में कैद उस गंदी वीडियो एमएमएस को शिप्रा के पति केशव के मोबाइल पर भेज दिया और सीधा बिना अपने होटल से चेकआउट कर घर को निकल गया। अब केशव मीटिंग में बिजी होने की वजह से जब शाम के 4 बजने को आए, तब शिप्रा ने अक्षय से कहा, मेरे बच्चे आने वाले हैं, उनका घर आने का समय हो चुका है, तुम जाओ और आइंदा अब मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना, ना मैं तुम्हारा कोई कहना मानूंगी ना ही कुछ करूंगी। अक्षय बेहूदगी से बोला, देखते हैं
अभी तो जा रहा हूं। मतलब यह कि शिप्रा जी, आज का पेट भर चुका है मेरा, अब देखते हैं ऐसी भूख कब लगेगी। जोर जोर से हंसने लगा। शिप्रा रोने लगी। वह समझ चुकी थी कि वह बुरी तरह से फंस चुकी है। क्या सौरभ को बताए या केशव को सच सच बता दे? किसी तरह खुद को संभाल कर बोली, नहीं अक्षय, यदि तुम मर्द हो तो अपनी बात पर कायम रहना और दोबारा यहां आने या मुझसे मिलने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम क्या, मैं ही अपने पति को सब सच सच बता दूंगी। अक्षय आंखें दिखाते हुए, अभी जा रहा हूं, बोला, न बाद में बताऊंगा। और अक्षय तैयार हो पैसे का बैग उठाकर वहां से चला जाता है। शिप्रा अपने आप को ठीक कर लेती है और थोड़ी ही देर में वहां बच्चे भी आ जाते हैं तो उनमें व्यस्त हो जाती है। यहां नासिक में केशव मीटिंग से फ्री होने पर सबसे पहले फोन चेक करता है, जिसमें अपने कलीग सहकर्मचारी के साथ बैठकर लंच कर रहा है। उसे अननोन नंबर से एक मैसेज दिखता है। पहले तो वह ध्यान नहीं देता, फिर सोचता है कि देख ही लूं, किसका है, नहीं तो फिर से बिजी हो जाऊंगा। जैसे ही वह मैसेज देखता है, उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है और फोन छूटकर हाथ से गिर जाता है। उस समय गुस्सा, धोखा, दर्द और दुख की एक मिली जुली प्रतिक्रिया होती है। वह फोन उठाकर भावना देखकर बिना कुछ बोले अपने कलीग के बीच से खाना छोड़कर सीधे अपनी कार में बैठता है और घर की ओर निकल पड़ता है। यहां उसके कलीग और साथ में गए एम्प्लॉय भी परेशान हो जाते हैं कि सर को अचानक क्या हुआ है और कहां चले गए। केशव कार में बहुत रोता है। उसे वह वीडियो देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि शिप्रा उसके साथ ऐसा भी कर सकती है। वह ऐसा कब से कर रही है? क्यों? आखिर उसने उसे क्या नहीं दिया था जो ऐसा हुआ? उसके साथ धोखा हुआ। वह बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। उसकी गाड़ी की रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी। यहां सौरभ अपने घर पहुंच चुका था और घर जाकर सीधा अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। ना ही अपने परिवार वालों से बात की, ना ही फोन चालू किया। उसे पश्चाताप भी हो रहा था कि उसने क्या किया है, पर अंतर्मन से सोच रहा था कि आखिर मैं भी शिप्रा के साथ मिलकर केशव को धोखा ही तो दे रहा था। अब केशव को जब इस बारे में पता चलेगा तो उसे भी कैसा फील हो रहा होगा, ऐसा सौरभ भी फील कर पा रहा था। सौरभ भी बंद कमरे में बहुत रो रहा था। दिन ढल चुका था। शिप्रा अपने बच्चों के साथ घर पर समय व्यतीत कर रही थी कि तभी घर के बाहर कार रुकने की आवाज आई। शिप्रा आश्चर्य में थी, पता नहीं इस समय कौन है। घर की डोरबेल रिंग हुई। शिप्रा ने दरवाजा खोला और सामने केशव को खड़ा देखकर पहले तो घबरा गई, पर चेहरे पर खुशी के भाव लाते हुए बोली, केशव, आप तो कल आने वाले थे, पहचाना कैसे? क्या हुआ? सब ठीक तो है? केशव ने एक नजर बस उसकी ओर देखा और बोला, घर के अंदर आ जाऊं पहले, या यही सब बताऊं? शर्मिंदा होकर सॉरी। आइए ना। बच्चे भागकर केशव से लिपट गए। पापा, आप आ गए। केशव ने मन भरकर उनको गले से लगाया और रोने लगा। शिप्रा और बच्चे भी घबरा गए। शिप्रा भागकर केशव के पास आकर बोली, क्या हुआ? बात क्या है? आखिर क्या हुआ है केशव? केशव पहले तो शिप्रा के गले लग जाता है और बहुत रोता है, फिर बोलता है, कमरे में चले, बात करनी है। और बच्चों से कहता है, आप लोग अपने कमरे में जाओ, मम्मा पापा को बात करनी है, फिर कहीं बाहर घूमने जाएंगे। बच्चे खुशी से बोले, ठीक है पापा, और टीवी देखने बैठ जाते हैं। केशव खुद उनसे रिमोट लेकर टीवी का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा देता है। शिप्रा केशव के साथ कमरे में चली जाती है। शिप्रा के बारे में केशव जान चुका था और उसे बस शिप्रा से घिन आ रही थी। वर्तमान में शिप्रा केशव के पैरों में गिरकर माफी मांग रही थी। बाहर बच्चे बैठकर टीवी देख रहे थे और शाम को अपने पापा के साथ बाहर घूमने जाने का प्लान बना चुके थे, सो बहुत खुश थे। केशव ने अपने बेडरूम की अलमारी से एक डायरी निकाली और उसमें लिखना शुरू किया। शिप्रा वहीं जमीन पर बैठे बैठे उसे एक तक देख रही थी। शिप्रा को जरा भी बोध नहीं होता कि केशव ऐसा क्या लिख रहा है, पर वह बोलती कुछ नहीं है। लगभग 2-3 पेज लिखने के बाद केशव ने बेड पर बैठे बैठे प्यार से शिप्रा को अपने पास बुलाया। डरती सहमति सी शिप्रा जाकर उसके पास बैठ जाती है। कमरे में अजीब सी शांति है। अचानक से केशव उठ खड़ा होता है
और शिप्रा के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर प्यार से बोलता है, शिप्रा, आई लव यू। मैंने सिर्फ तुमसे बेइंतहा प्यार किया है। तुम्हारे लिए अपने मां बाप को भी भुला दिया। तुम सब कुछ हो मेरी। शिप्रा उसकी ओर देखती है। दोनों की आंखों में आंसू लगातार बह रहे हैं। केशव पीछे मुड़कर ड्रॉर खोलकर पिस्टल निकालता है और सीधा शिप्रा के सीने में 2 बार फायर करता है। शिप्रा के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाता और शिप्रा की वहीं बेड पर मौत हो जाती है। अचानक केशव ने अपने सिर पर पिस्टल की नोक रखी और खुद को भी गोली मार लेता है। दोनों पति पत्नी की लाश वहीं बेडरूम में पड़ी है। जब शाम होने वाली होती है तब बच्चों को याद आता है कि पापा घूमने ले जाएंगे, पर दरवाजा अंदर से बंद है। तो बच्चे दरवाजा खटखटाते हैं। जब बहुत देर तक भी दरवाजा नहीं खुलता तब बेचारे बच्चे बहुत घबरा जाते हैं और भागकर पड़ोस से एक अंकल को बुला लाते हैं। वह भी बच्चों को घबराता हुआ देखकर उनके साथ आ जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। जब दरवाजा नहीं खुलता तो और भी लोगों को बुलाता है और साथ ही पुलिस को फोन लगा देता है। जब 3-4 लोग मिलकर दरवाजा तोड़ते हैं तो सामने का दृश्य देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। खून से लथपथ लाशें देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बच्चों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। धीरे धीरे पड़ोसियों की मदद से दोनों के घर वालों को फोन पर सूचना दी गई। जैसे ही शिप्रा के घर में पता चला, उन्हें तो यकीन ही नहीं हुआ कि शिप्रा और केशव के साथ ऐसा कुछ हुआ है। वह वहां से तुरंत निकल गए और केशव के घर वालों को पता चला तो वहां तो मातम ही छा गया। उसके घर में भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। अभी भी दोनों की मौत का कारण किसी को पता नहीं था। जब मौके पर पुलिस पहुंची तब उन्हें पिस्टल, डायरी और दोनों के फोन जब्त किए। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यहां दोनों परिवार वाले एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे थे। पुलिस ने केशव के मोबाइल से वीडियो देखा और शिप्रा के फोन से अक्षय और सौरभ के नंबर और अन्य सौरभ के 7 फोटोज भी। फिर केशव की डायरी, जिसमें केशव ने अपना सुसाइड कन्फेशन लिखा था कि अपनी पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ संबंध होने की वजह से मैं उसकी और अपनी जान ले रहा हूं। पुलिस ने बिना देरी किए सौरभ को कस्टडी में लिया और अक्षय को भी पकड़ लिया। अक्षय को एडल्टरी के केस में 10 साल की कैद, क्योंकि इस वजह से किसी की मौत हुई। सौरभ को आपत्तिजनक वीडियो भेजने के लिए साइबर क्राइम और एडलरी की वजह से 10 साल की कैद हुई। बच्चे अनाथ हो गए। हर अखबार की सुर्खियों में बस यही खबर, पत्नी के चरित्रहीनता का पता लगने पर मशहूर बिजनेसमैन ने अपनी पत्नी की हत्या कर खुद को गोली मारी। आज वर्तमान की स्थिति, बच्चे अपने नाना नानी के पास हैं। आज उनके अपने मां बाप का साया उनके सर से उठ चुका है। आए दिन कोई भी ताना मारकर बोलता है, देखो इनकी मां गंदी थी, विश्वासघाती थी, अपने जिस्म की भूख के लिए अपने पति को भी खा गई। बच्चे अभी बस रोते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जब समझ आएगी तब क्या होगा? क्या वे अपनी मां को माफ कर पाएंगे? क्या अपने पिता को इस बात के लिए माफ कर पाएंगे कि हालात यहां तक पहुंचे ही क्यों? क्या सच में यही एक रास्ता था? क्या इसे ही प्यार कहते हैं? या फिर प्यार सिर्फ जिस्म की भूख मिटाने का नाम है? प्यारे साथियों, यह कहानी हमें एक कड़वी लेकिन सच्चाई दिखाती है कि धोखा, लालच और असत्य संबंध कभी भी सुरक्षित नहीं रहते। शिप्रा और केशव का जीवन इस बात का उदाहरण है कि जब इंसान अपने ईमानदारी और नैतिकता को भूलकर सिर्फ जिस्म और भौतिक लालच में फंस जाता है तो उसका और उसके परिवार का जीवन पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। शिप्रा ने अपनी इच्छाओं और भौतिक लालच के चलते अपने पति केशव और बच्चों के साथ विश्वासघात किया। उसने अपने पति की अनुपस्थिति और बच्चों के स्कूल जाने का फायदा उठाकर गैरकानूनी संबंध बनाए। इसके परिणाम स्वरूप उसका जीवन और परिवार दोनों तबाह हो गए। अक्षय और सौरभ के साथ उसके संबंध ने केवल उसे ही नहीं बल्कि उसके परिवार को भी गहरी दुख और विनाश की ओर धकेल दिया। केशव का जीवन भी इसी कहानी में दुखद अंत को छूता है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी पर भरोसा किया और उसकी गतिविधियों से अनजान रहा। कहानी यह सिखाती है कि भरोसा और विश्वास का महत्व जीवन में सबसे बड़ा है।
विश्वासघात और छल छद्म सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। यह कहानी यह संदेश देती है कि सिर्फ जिस्म की भूख, लालच या असत्य संबंधों के लिए जीवन की महत्वपूर्ण चीजें खो देना बहुत बड़ा अपराध है। असत्य और धोखा कभी भी स्थायी खुशियां नहीं ला सकते। अपने परिवार, अपने प्यार और अपने रिश्तों का सम्मान करना ही जीवन में सच्ची खुशी और स्थिरता ला सकता है। अंत में यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार और संबंध सिर्फ भौतिक लालच और इच्छाओं से नहीं बल्कि ईमानदारी, भरोसा और सम्मान से टिकते हैं। यदि हम इन मूल्यों को भूल जाते हैं तो अंततः वही विनाश, दुख और पछतावा हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है। संदेश: जीवन में धोखा, लालच और विश्वासघात कभी भी सफलता नहीं दिलाते। अपने रिश्तों, परिवार और प्यार का सम्मान करना, ईमानदारी से जीवन जीना ही सच्ची शक्ति और सुख का रास्ता है। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।